तो आज की क्लास में हम एक्सेल की थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 11 एप्लीकेशंस में से एक है और ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम जो है विंडो पे चलता है। विंडो जो होता है पेरेंट ग्रुप होता है वर्कबुक का, और एक वर्कबुक जो पेरेंट ग्रुप होता है वर्कशीट्स का, यानी एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। वर्कशीट जो है पेरेंट ग्रुप होता है रेंज का। एक वर्कशीट के अंदर बहुत सारी रेंज हो सकती है। रेंज से कहने का मतलब मेरा इस तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर रेंज। और सेल्स जो होता है वो होता है पेरेंट ग्रुप आपका रेंज का। इसी तरीके से सेल्स सॉरी रेंज जो होता है पेरेंट ग्रुप होता है सेल्स का, और जो आपका सेल्स होता है वो पेरेंट ग्रुप होता है रोज़ और कॉलम्स का। आगे इसी को ही बढ़ाते हुए अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक्सेल का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1989 में हुआ था। करेक्टर यूजर इंटरफेस एक्सेल उस टाइम चलता था। 1997 में पहली बार ग्राफिक यूजर इंटरफेस एक्सेल आया, और 1997 से ऑनवर्ड अब ग्राफिक यूजर इंटरफेस एक्सेल ही चल रहा है। अब एक्सेल की थोड़ी सी और लिटिल बिट डीप थियोरेटिकल नॉलेज की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए, आपने कभी नोट किया है कि एक्सेल 1997 पहले चलता था, फिर 2003 आया, 2007 आया, 2010, 2013, अब तो 16, 19 भी आ गया है। तो ये एक्सेल के अलग अलग वर्जन क्यों बनाने पड़े, क्या रीज़न है? देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये मैं आपको समझा भी दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो जैसे मार्केट के अंदर मोबाइल आता है। एक मोबाइल जो होता है वो पहले 3G आया, फिर 4G आया, या एप्पल मोबाइल की ही अगर मैं बात करूं तो एप्पल i6 प्लस, इस तरीके से। ठीक है, तो मार्केट में जैसे नए नए एक ही कंपनी के मोबाइल्स आते रहते हैं, एक ही ब्रांड के नए नए वर्जन आते रहते हैं मोबाइल के अपग्रेड होके। तो जो यूज़र होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो क्यों खरीदते हैं नया नया मोबाइल, क्यों मतलब एक लेटेस्ट वर्जन को पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो इनबिल्ट किए जाते हैं, जो पुराने वाले प्रोडक्ट में नहीं होते। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी 97 से ये 2003, 7, 10 या प्लस वर्जन जो भी आए हैं, उनमें कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड ऑन होके आए हैं। इसी वजह से वो मार्केट में लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड होता गया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक्सेल में हम जो फाइल सेव करते हैं, इतने मोड में फाइल सेव करते हैं: नॉर्मल वर्कबुक, मैक्रो फाइल, टेम्पलेट फाइल, मैक्रो टेम्पलेट फाइल, बाइनरी फाइल। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज लेते हैं। जैसे एक वर्कबुक को हमने नॉर्मल जब सेव करते थे एक्सेल 2013 के 3 के अंदर, तो एक्सेल 2003 में जब फाइल को सेव किया जाता था तो उस फाइल का एक्सटेंशन .xls होता था। अब इसमें दिक्कत कोई नहीं थी, इसको बढ़ाकर 2007 और प्लस में XLSX कर दिया गया। लेकिन इसको करने का रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि एक्सेल 2003 के अंदर नॉर्मल वर्कबुक और मैक्रो फाइल दोनों की एक्सटेंशन सेम होती थी। मतलब अगर कोई पर्सन मैक्रो फाइल बना रहा है उसका एक्सटेंशन भी .xls होता था, और कोई अगर वर्कबुक बना रहा है तो उसका एक्सटेंशन भी .xls होता था। इससे कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होती थी कि जब फाइल सेव हो जाती थी और उसको कुछ दिन बाद या थोड़े टाइम बाद जब खोला जाता था तो यूज़र खुद भूल जाता था, खुद कन्फ्यूज हो जाता था कि मैंने वर्कबुक नॉर्मल कौन सी सेव की है और मैक्रो फाइल मेरी कौन सी वाली है इसमें से, क्योंकि एक्सटेंशन दोनों का सेम होता था। तो इस कन्फ्यूजन को मिटाकर 2007 और प्लस वर्जन में इनको अलग अलग किया गया। यानी नॉर्मल वर्कबुक को किया गया .xlsx, और मैक्रो फाइल वर्कबुक को किया गया .xlsm। तो एक्सटेंशन अलग होने की वजह से यूज़र ईजिली समझ जाता था कि मेरी नॉर्मल फाइल कौन सी है और मैक्रो फाइल कौन सी है। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूँ तो जैसे टेम्पलेट फाइल और मैक्रो टेम्पलेट फाइल, ये दोनों की एक्सटेंशन एक्सेल 2003 के अंदर सेम होती थी। इनको भी प्री डिफाइन किया गया कि पता चले यूज़र को कि मेरी टेम्पलेट फाइल कौन सी है और मैक्रो टेम्पलेट फाइल कौन सी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन आ रहा है .xlstx, और मैक्रो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन आ रहा है .xlstm। ठीक है, और बाइनरी फाइल की अगर मैं बात करूं
बाइनरी फाइल मोड में फाइल सेव होती ही नहीं थी 2003 के अंदर। इसको अगर मैं और ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान के चलिए पहले जो 2003 वर्जन एक्सेल का यूज करते थे यूजर्स, अगर उनकी फाइल्स में कुछ डेटा ज़्यादा होता था और वो फाइल थोड़ी हैवी हो जाती थी, तो उस फाइल को कंप्रेस करने का कोई तरीका नहीं होता था एक्सेल के अंदर। आप उसको ऑनलाइन नेट वेट के थ्रू ज़रूर कर सकते थे, लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं था, ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं था कि आप फाइल को कंप्रेस कर सकें। लेकिन 2007 एंड प्लस वर्जन में इसको इनबिल्ट किया गया। आप अपनी फाइल को एक्सेल में भी रिड्यूस करके कंप्रेस करके सेव कर सकते हैं, और उस फाइल का एक्सटेंशन भी जो होगा .xlsb के नाम से सेव होगा, और तकरीबन ये 10% तक आपकी फ़ाइल का साइज रिड्यूस कर देती है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैं इसी फाइल को क्लोज कर देता हूँ पहले। कि मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके पहले आपको इस फाइल का एक्सटेंशन दिखाऊंगा जो फाइल मैंने ओपन की हुई थी। मेरी फाइल का नाम क्लास 2 था, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन है वो आपका आ रहा है .xlsx, और इस फाइल का साइज़ जो आ रहा है 13.1 KB। वैसे तो साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन मान के चलिए कि इस फाइल का साइज़ बड़ा है, और इसको मैं XLSX यानी नॉर्मल वर्कबुक के बजाय इसको मैं बाइनरी फॉर्मेट .xlsb एक्सटेंशन के अंदर सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। मैं फाइल में गया, सेव एज पे क्लिक किया। सेव एज पे क्लिक करके मैं इसको डेस्कटॉप पे ही करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं फाइल सेव करते वक्त बस एक्सटेंशन को चेंज कर दूंगा। अगर एक्सेल वर्कबुक ही रखूँगा तो .xlsx में जाएगी, लेकिन मेरे को ये नहीं रखना है। मैं एक्सेल बाइनरी वर्कबुक कर रहा हूँ, और इस फाइल का नाम एक्सेल क्लास 2 कॉपी कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए अलग से कि ये फाइल इस नाम से। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। आप इनके आइकन्स में भी देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक की जो फाइल है उसका आइकन देखिए और इसका आइकन देखिए, ठीक है। अब मैं इसका साइज़ भी दिखाता हूँ आपको और इसकी एक्सटेंशन भी दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे मैं इसकी क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए ये XLSB के अंदर सेव हुई है, और इस फाइल का जो साइज़ है वो 11.8 KB हो गया है, ठीक है। और साइज़ हमारा इस फाइल का वैसे कितना था, ओरिजिनल नॉर्मल जो वर्कबुक थी उसका साइज़ कितना था, 13.1 KB। तो वही 10% के करीब साइज़ रिड्यूस कर दी थी। ये साइज़ बहुत कम था, KB में था, इसलिए आपको पता नहीं चला। अगर आप कोई MB या GB वाली फाइल को XLSB यानी बाइनरी फॉर्मेट के अंदर सेव करेंगे तो काफ़ी हद तक साइज़ रिड्यूस हो जाता है, 10% से भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो बाइनरी फाइल का आपको पता चल गया कि बाइनरी फाइल का ऑप्शंस दिया गया एक्सेल 2007 एंड प्लस वर्जन के अंदर। आगे चलते हैं। वर्कशीट की अगर बात करूं तो 2003 में सिर्फ 255 वर्कशीट होती थी। 2007 एंड प्लस वर्जन के अंदर एज विंडो सपोर्ट, विंडो जितना आपकी सपोर्ट कर सकती है उतनी शीट्स आप ऐड कर सकते हैं। रेंज की अगर बात करूं, एक्सेल में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, ये मैं ऐसी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। सेल्स की बात करूं तो सेल्स का डेफिनेशन आप दे सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो की अगर बात करूं तो 2003 के अंदर जो रोज होती थी वो 65,536 होती थी, जिनको बढ़ाकर 10,48,576 किया गया 2007 और प्लस वर्जन में। और 2010 और प्लस वर्जन में तो एक फैसिलिटी और दी गई, अगर आपको 10,48,576 रोज़ भी कम पड़ रही है तो आप माइक्रोसॉफ्ट को अलग से पे करके ये रोज़ बढ़वा सकते हैं। और इसी तरीके से कॉलम्स में भी आप अपने कॉलम्स बढ़वा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को अलग से पे करके। कॉलम्स 256 होते थे, 16,384 किया गया। कलर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ओनली 56 कलर होते थे 2003 वर्जन एक्सेल के अंदर, इनको बढ़ाकर 4.3 बिलियन किया गया। नेस्टेड इफ एक फंक्शन है, आप एक फार्मूले के अंदर 7 बार ही आर्गूमेंट कर सकते थे नेस्टेड इफ का, इसको बढ़ाकर 64 टाइम किया गया 2007 एंड प्लस वर्जन के अंदर। सेल कैपेसिटी, सेल कैपेसिटी का मतलब होता है एक सेल के अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ जितना मैं लिख सकता हूँ। तो जो सेल कैपेसिटी होती थी वो 2003 में 12,000 करेक्टर की थी, इसको बढ़ाकर 32,000 करेक्टर किया गया 2007 एंड प्लस वर्जन के अंदर।
आर्ग्यूमेंट कैपेसिटी, एक फार्मूला अगर मैं लगा रहा हूँ उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ 1000 टाइम तक आर्ग्यूमेंट कर सकता था, इसको बढ़ाकर 10,000 टाइम किया गया। ऑनलाइन चैटिंग की अगर बात करूँ 2003, 2007, 2010 तीनों वर्जन में नहीं थी। 2013 एन प्लस वर्जन के अंदर ऑनलाइन चैटिंग का भी ऑप्शन होता है। मेरा माउस का पॉइंटर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर टॉप राइट में मैं जा रहा हूँ, ये मधुसूदन करके आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से लॉगिन करके दूसरी साइट पे जो एक्सेल पे यूज़र बैठा है उनसे बात भी कर सकता हूँ। तो ये 2013 और प्लस वर्जन में ये फैसिलिटी है। उसके बाद अगर फंक्शन की बात करूँ तो जैसे कि काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स, इफ एरर, नेटवर्किंग डेज, ई डेट, ई ओ मंथ, रिमूव डुप्लीकेट्स, ये इतने फंक्शंस 2003 के अंदर थे ही नहीं। ये सारे फंक्शन 2007 और प्लस वर्जन में अपग्रेड किए गए। सॉर्टिंग की अगर बात करूँ, कलर सॉर्टिंग नहीं थी 2003 के अंदर, 2007 एंड प्लस वर्जन में कलर सॉर्टिंग दी गई। लेवल्स, नंबर ऑफ़ लेवल ओनली 7 ऐड कर सकते थे सॉर्टिंग वगैरह में जैसे हम लोग करते हैं, इसको बढ़ाकर 64 किया गया। फ़िल्टर की बात करूँ, कलर फ़िल्टर नहीं था 2003 में। 2007 एंड प्लस वर्जन के अंदर अगर आप लोगों ने कभी डेटा पे फ़िल्टर लगाया हो और नोट किया हो तो वहाँ पे कलर फ़िल्टर का भी ऑप्शन आता है, जो कि 2003 में नहीं था। चार्ट की बात करूँ तो चार्ट 2003 में थे, लेकिन 3D चार्ट नहीं थे, 2D चार्ट थे। ठीक है, ऐसे चार्ट जिनकी डेप्थ और विड्थ दोनों देखी जा सके उनको 3D चार्ट बोला जाता है। तो ये कब आए? ना तो ये 2003 में थे ना 2007 में, 2010 और प्लस वर्जन में 3D चार्ट आए। तो ये एक छोटा सा थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन था एक्सेल के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी काफ़ी हद तक नॉलेज बढ़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा सपोर्ट बढ़ता है और हम आगे भी इसी तरीके के यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।